नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। अटेंशन में आज बात होगी महिलाएं देंगी साथ तब बनेगी बात। जी हां, एमपी चुनाव में महिला वोटर्स गेम चेंजर की भूमिका में होंगी। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 41 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है और शायद यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस का फोकस इस बार महिलाओं पर कुछ ज़्यादा ही है। बीजेपी तो कई योजनाओं के सहारे आधी आबादी को लुभाने में भी जुटी है और वहीं कांग्रेस गारंटी पर गारंटी देकर इस वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि महिला वोट बैंक को इस बार कौन साध पाएगा और अब की बार आधी आबादी किस पार्टी की नैया पार करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में गेम चेंजर साबित होगी नारी। 41 जिलों में पुरुषों से आगे आधी आबादी। महिला वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। कांग्रेस की अब आगे क्या होगी रणनीति? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये फैसला अब आधी आबादी करेगी। यानी महिला वोटर्स मध्य प्रदेश के चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगी। निर्वाचन आयोग ने वोटर्स के जो आंकड़े जारी किए उससे ये तस्वीर भी साफ हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। इसमें महिला मतदाता 2 करोड़ 72 लाख 33,945 हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस वर्ग को साधने में जुटी हुई है। फिर चाहे बात लाडली बहना योजना की करे या फिर महिलाओं को 450 में गैस सिलेंडर देने की, बीजेपी अच्छे से समझ रही है कि अगर उसने इस वोट बैंक को साध लिया तो उसकी जीत की राह आसान हो जाएगी। जनता पार्टी ने सदैव ही महिलाओं के उत्थान के लिए निर्णय लिए हैं। आज बेटियां पैदा होते ही लक्ष्मी बनती हैं, लखपति बनती हैं। उसी प्रकार से चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो या राजनीतिक सशक्तिकरण हो, उसमें भी मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने महिलाओं को अग्रणी भूमिका में रखा है। लाडली बहना के तहत स्वसहायता समूह से जोड़कर या फिर उनकी 35% का आरक्षण शासकीय नौकरियों में देकर। दूसरी ओर अगर कांग्रेस को देखें तो ये वही कांग्रेस है जो महिला को आइटम समझती है, सजावटी वस्तु समझती है। बीजेपी तो आधी आबादी को साधने में पूरी जान लगा रही है, तो कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है इस वोट बैंक को कैसे भी रिझा लिया जाए। कांग्रेस बीजेपी की लाडली बहना योजना को टक्कर देने नारी सम्मान योजना लाई थी। कांग्रेस तो ये भी दावा कर रही है कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को 1500 रुपए और 500 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं पर भी निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में महिलाओं समेत जन जन का विश्वास आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। जब हम सस्ता गैस सिलेंडर देंगे तो वो प्रत्येक माता बहन को देंगे। जब हम 1500 रुपये नारी सम्मान योजना के अंतर्गत देंगे तो वो प्रत्येक माता बहन को देंगे। और हमारी सरकार आई थी तो हमने अपनी नीयत और नीति का परिचय दिया था। जिस 150 रुपये पेंशन पर माताओं बहनों को शिवराज चौहान सरकार ने अटका कर रखा था, उसे आते ही 600 रुपये कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। प्रदेश के 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस इस वोट बैंक पर है। लेकिन बीजेपी आधी आबादी को लुभाने में कांग्रेस से कई कदम आगे दिख रही है। उसकी योजना का लाभ भी प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस सिर्फ वादे करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में महिला इस बार गेम चेंजर साबित होने वाली है और वो ही ये तय करेंगी कि इस बार जीत का तिलक किस पार्टी को लगाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी। और एक दशक पहले की बात थी, माना जाता था कि महिला वोटरों को ऐसा समझा जाता था कि परिवार का पुरुष ने जो तय कर लिया, महिला वोटर उसके पीछे पीछे जाती थी और जो परिवार का मुखिया, चाहे वो पिता हो, पति हो, बड़ा भाई हो, वो जहाँ कहता था महिला वहाँ ठप्पा लगा देती थी। लेकिन पिछले लगभग कम से कम 2 चुनाव में तो हम देख ही रहे कि महिलाओं ने इस परंपरा को तोड़ा है। वो स्वविवेक से निर्णय ले रही हैं और पसंद के उम्मीदवार और पसंद की पार्टी को वोट दे रही हैं।
और ऐसे हालात में जब पुरुष वोटर मध्य प्रदेश में 2,88,00,000 है और महिला वोटर ज़्यादा पीछे नहीं 2,72,00,000 है और 41 जिलों में उनकी आबादी पुरुषों से ज़्यादा है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं पे आधारित योजनाओं की, या तो शिवराज सिंह चौहान की हम देख लें कि स्कीम से सारी उसी से जुड़ी हुई है, चाहे वो लाडली बहना ताज़ा मामला है, कन्यादान योजना हो या और दूसरी सोशल सेक्टर की तमाम सारी स्कीम्स, या कांग्रेस की हम बात कर लें कि वो गारंटी के तौर पे जो कह रहे हैं कि नारी सम्मान में 1,500 रुपया महीना देंगे, महिला पेंशन का वो दावा कर रहे हैं कि 150 रुपये मिलती थी शिवराज सरकार में, उन्होंने 600 की थी अपनी 15 महीने की सरकार में, या 450 रुपये में गैस सिलेंडर। निश्चित रूप से समय में परिवर्तन आया है और परिवर्तन यह है कि अब महिला वोटर जो है घर के पुरुष वोटर्स के कहने पर वोट नहीं डालती, बल्कि स्वविवेक से काम करती हैं और खुद ही चुनाव करती हैं कि कौन से पार्टी को चुनना है, कौन से प्रत्याशी को चुनना है, कौन से और कहाँ वोट देना है, ये तय खुद करती है। बिल्कुल एक ट्रेंड में परिवर्तन आया है, लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 41 जिलों में महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों से ज्यादा है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों की आंखें खुली हुई हैं और वे जिस अब महिला वोटरों को लुभाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे 500 रुपये में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे 35% आरक्षण नौकरियों में देने की बात हो, निश्चित रूप से भाजपा कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा आगे है और ये तो देना भी शुरू कर दिए। कांग्रेस ने तो सिर्फ अभी वायदा किया है, फॉर्म भरवाए हैं कि हम 1500 रुपये देंगे यदि हमारी सरकार आई तो, या 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, ये वायदा किया है अभी जी। लेकिन इसने तो देना भी शुरू कर दिया है भाजपा ने। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि महिला वोटर भाजपा की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं और आने वाले चुनाव में उन्हें इस बात का पूरा लाभ मिलेगा। इसीलिए संभवतः शिवराज सिंह चौहान का पूरा फोकस लाडली बहना योजना में है। पहले 1,000 रुपये देना शुरू किए मंथली, फिर उसको 12.5 किए, अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी उसको 15 और 3,000 तक ले जाएंगे। तो कुल मिला के चुनाव के पहले यदि 12.5 भी दे रहे हैं और यदि 15 भी हो जाए तो काफी प्रभाव पड़ सकता है इसका चुनाव में और भाजपा को इसका पूरा लाभ मिल सकता है, ऐसा अंदाजा मेरा है। जी, तो ब्रजेश जी, महिला आरक्षण भी अब बड़ा चर्चाओं में है, तो अभी जो लुभावनी घोषणा है या जो दिया जा रहा है, तो उसके तरफ आपको नहीं लगता है कि अगर पार्टियों को लगता है कि वो महिलाओं के हितैषी है, तो जब आरक्षण बिल आएगा, जब लागू होगा, परिसीमन जब होगा, किसी चुनाव में वे ज़्यादा महिलाओं पर दावे लगा दें कि हमने देखा है उन जिलों में कम से कम जो 41 जिले हैं कि वहाँ पे महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, या वो जिले जिनके बारे में कहा जाता है ग्वालियर चंबल के कि वहाँ चाइल्ड रेशो कम है, कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है। हालांकि हमने देखा भिंड मुरैना में भी इस अनुपात में सुधार आया है पिछले 1 दशक में। तब लगेगा कि वाकई आपके दिमाग में केवल महिलाओं की ये स्थिति नहीं कि वो केवल वोटर मान के आप उनको चल रहे हो, आप ये मान के चल रहे हो कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और राजनीतिक रूप से भी उनको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए जितनी उनकी आबादी है। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर आपने कहा है कि यदि सरकारें या राजनीतिक दल चाहें तो वो आरक्षण व्यवस्था लागू कर सकते हैं। भले ही 2029 में हम देख रहे हैं कि जो आरक्षण बिल आया है उसका लाभ मिलना शुरू होगा, लेकिन इसमें जोखिम ज़्यादा है। जी, घर में आप तक महिलाएं कैद थीं, हमने देखा किस तरह से वो दहलीज पार करती हैं, चौका चूल्हा छोड़ती हैं और राजनीति में सक्रिय होती हैं, अन्य क्षेत्रों में अग्रणी होती हैं। एक के बाद एक स्टेप महिलाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, जागरूक होती जा रही हैं। तो इसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने भविष्य को देखा है कि भविष्य में महिलाएं बड़े निर्णायक रूप में होंगी। आप देखिए सेना में शामिल हो गई हैं, अन्य मोर्चों पे जहाँ पे महिलाएं को नहीं देखा जाता था उन मोर्चों पर भी, उन जगह पर भी वो दिखाई देंगी। तो भविष्य का आकलन करके कोई महिला राष्ट्रपति, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी इस देश में। तो आप देखिए कि भविष्य में धीरे धीरे, यदि विकास की हम बात करें तो धीरे धीरे होता है। यदि कोई अनाड़ी आदमी को आप पूरा जिम्मेदारी सौंप दोगे तो वो उससे बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महिलाएं अनाड़ी हैं एकदम आप ले आओगे। आप देखिए 40% महिलाओं को जिस अनुपात में चाहिए, हाँ, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देके
महिलाओं को आगे लाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या वजह थी कि वो सफल नहीं हुई इस बार। तो इसका सीधा सीधा है कि आप एकदम चौके चूल्हा से निकाल के एकदम पूरी जिम्मेदारी एक कंपनी का सीईओ नहीं बना सकते हो ना आप एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप कदम रखोगे। यदि सरकार ने 2029 में इसका लाभ होगा तो आप देखिए कि पार्षदों से लेके विधायकों से लेके धीरे धीरे विकास होगा, उनको उस धारा में लाया जाएगा। संगठन में आपको पहले उनको देंगे, भूमिका देंगे, उनको अलग अलग जगह पे भूमिकाएं दी जाएंगी, फिर उनमें से चुनिंदा महिलाओं को फिर जब आरक्षण लागू होगा तो वो व्यवस्था ज्यादा बेहतर तरीके से चल सकेगी, जो देश के हित में होगी। आप आज की तारीख में संसद में बिठा दीजिए तो वो क्या चर्चा करेंगी। तो आपको उस लायक पहले बनाना होगा। किसी बच्चे को आप दूसरी तीसरी से एकदम उठा के 10वीं की परीक्षा दिला दोगे तो क्या वो पास हो सकता है? ऐसे बिरले होते हैं ना मनोज जी। तो आपने बस तो तैयारी कर लिया, आपने भविष्य देखा है कि भविष्य में बराबरी का हक देने का जो होना चाहिए उस हिसाब से आपने रणनीति बनाई है। तो मुझे लगता है कि अभी कोई भी राजनीतिक दल वो जोखिम नहीं उठा सकता है कि कोई अपरिचित चेहरे को या कुछ ऐसे नए लोगों को लाके मैदान में उतार दे। लेकिन कम से कम प्रतिनिधित्व तो उनका बढ़ाया जा सकता है। निश्चित हम देख रहे हैं ना, राजनीतिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ रहा है। और जब ये बात तय हो गई है कि 2029 में उनको इतना प्रतिशत आरक्षण देना ही है, तो आप देखिए कि उसके अनुपात में धीरे धीरे वृद्धि होगी ही। चाहे वो आप पंचायत से उठा के लाएं, चाहे वो नगर पंचायत से लेके आएं, चाहे पार्षद से लेकर आएं, तो उसके लिए मानसिक रूप से राजनीतिक दल भी तैयार होंगे, मानसिक रूप से महिलाएं भी तैयार होंगी कि उनको आगे बढ़ना है, उनकी रुचि भी उस हिसाब से रहेगी। हम देखते हैं कि पुलिस में भी एक तरह से आरक्षण लागू कर दिया था मध्य प्रदेश में कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। आप देखिए वो पद खाली रह जाते हैं। तो ये अभी जोखिम है ना मनोज जी, तो वो जोखिम को आप अपने लिए लाभदायक बना दो। अभी पहले जागरूकता लाना होगी आपको लोगों में, उनको इसलिए मानसिक रूप से तैयार करना होगा। और उसका एक खतरा भी है, जो लगता है कि जो बड़े नेता हैं वो अपने परिवार की महिलाओं को आगे कर देंगे, बजाय उसके कि जो समाज के निचले तबके से या सबसे निचले स्तर से जो महिला आती, बजाय उनकी उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। एक जोखिम ये है। बिल्कुल, आपने देखा है ना, अभी तक वो परंपरा चली आ रही कि जनपद अध्यक्ष कोई और है, पति चला रहे हैं, आपने पंचायत में सरपंच कोई और है, पति चला रहे हैं। तो आपका मतलब आप संसद और विधानसभा भी पति चलाने लगेंगे क्या? ऐसा हो नहीं सकता ना मनोज। बिल्कुल, आप नीचे स्तर पर कर सकते हो, लेकिन ऊपर स्तर पर आपको उनको सक्षम बनाना पड़ेगा। जो बन चुके हैं या जो चुने गए हैं उनमें से ऐसे चुनिंदा लोगों को चयन करना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि आरक्षण लागू हो जाएगा तो किसके पत्नियां मैदान में आ जाएंगी, जिनकी बहन मैदान में आ जाएगी। तो जो विधायक हैं, जो सांसद है, वो अपने रिश्तेदारों को लड़ा देंगे, तो फिर किसी का भला नहीं हो रहा ना। तो आरक्षण व्यवस्था हो गई ना एक तरह से। यदि महिलाओं को वाकई में उनको आगे लाना है, मुख्य धारा में लाना है, बराबरी का दर्जा देना है, तो आपको उनको चुनना होगा। किसी के परिवार से नहीं, किसी की विरासत को नहीं हुई। आपको देखना होगा कि नया नेतृत्व कैसे आता है, नए लोगों में जागरूकता कैसे आती है। चाहे वो छात्र राजनीति से लेकर आइए, आप लोगों को आप जैसे ही आप पता चला कि इतना आरक्षण मिलेगा, आप देखिए उसका असर राजनीतिक दलों पर देखने को मिलेगा, महिलाओं में देखने को मिलेगा। वो राजनीतिक रूप से सक्रिय ज्यादा होने लगेंगी। अभी उनको लगता है कि भविष्य नहीं है वहां पे, या पुरुष में जो उम्मीदवार हैं या पुरुष नेता हैं उनके हक को मार लेते हैं। जब एक तरह से आरक्षण लागू हो जाएगा तो उनको मालूम है कि उनकी जगह तो कोई छीन नहीं सकता, तो उनकी सक्रियता भी बढ़ जाएगी, तब राजनीतिक दलों को फायदा भी होगा। तो खिलावन जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि महिलाओं वोटरों की संख्या भले कम, बड़ी है आबादी, 41 जिलों की फिलहाल हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि वोट प्रतिशत, जो वोटिंग का शेयर है, वो महिलाओं का ज़्यादा, पुरुषों की अपेक्षा। कई जिलों में हम देखते हैं कि पुरुषों के अनुपात में महिलाएं ज़्यादा वोटर निकल कर आ रही हैं। तो अब जो स्कीम्स हैं, तो शायद दोनों दलों का फोकस इस बात पर भी होगा कि जो नए जुड़े पहली बार के वोटर हैं, जिसमें लड़कियां, युवतियां कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, कि वो उनके साथ जुड़े, और जो जिन महिलाओं को लाभ मिल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उन्हीं में ज़्यादातर महिलाओं को, जिनको अभी 1250 का लाभ मिल रहा है, आवास का लाभ भी मिला है, अतीत में शौचालय है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, या उज्ज्वला से जो बाहर रह गई है तो उनको सस्ता गैस सिलेंडर, ऐसी तमाम सारी। और उन्हीं में हमने देखा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कईयों को लाभ मिला है, लाडली बहना में कईयों को लाभ मिला है। तो ये जो सारी स्कीम्स है, तो अब समय नहीं आएगा, आपको लगता है कि केवल इसके साथ साथ एक जागृति भी चलाई जाए कि महिलाओं की संख्या वोटरों की जो है उसी अनुपात में वो वोटिंग शेयर उनका और ज़्यादा बढ़ जाए, 80%, 90%, तो शायद राजनीतिक दलों को ज़्यादा फायदा है। और जिस हिसाब से वो स्कीम्स ला रहे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। जो ये कर पाएगा तो उसके लिए चुनाव बड़ा आसान हो जाएगा 2023 का। देखिए, कई मतदान केंद्रों में देखा गया है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा हो। बिल्कुल। पर वोट प्रतिशत डालने का जो ट्रेंड होता है, वो पुरुषों से ज्यादातर संख्या में या ज्यादा प्रतिशत में वोट डालते हैं महिलाएं। तो कुल मिला के महिलाओं में पिछले 4 वर्षों में जागरूकता दिखाई दे रही है। और जहां तक नव मतदाताओं का सवाल है, नव मतदाताओं को साधने के लिए प्रत्येक पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, का
भाजपा की सरकार है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में, सरकार ने नौ मतदाताओं को स्कूटी देने का जो उसमें नौ मतदाता लाभान्वित हो रहे हैं स्कूटी देने में, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ सीधे तौर पे नौ मतदाता महिला मतदाताओं को मिल रहा है। तो कुल मिला के भाजपा ही आगे है नौ मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को रिझाने में। जी। और मुझे लगता है यदि पूरे समग्र दृष्टि से देखा जाए तो महिला मतदाताओं को, आधी आबादी को साधने के लिए जो प्रयास भाजपा ने किए हैं उसके इतर जो है कांग्रेस का प्रयास जो है काफी कम दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के यही कहना है कि यदि आगामी चुनाव में बेहतर स्थिति को प्राप्त करना है किसी दल को, तो उसमें महिला मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। और संभवतः यही कारण है कि दोनों ही दल उनको रिझाने में बहुत भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये जो स्कीम से इसके अलावा भी कुछ और करना होगा? निश्चित रूप से कुछ और करना होगा। उनकी साक्षरता पर, उनके स्वास्थ्य पर, इस पर भी फोकस करना होगा। देखिए, मुफ्त में जो बटाई हो रही है उसके अपेक्षा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, ऊंचा बढ़ाने के लिए, नहीं, वो तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हर एक महिला की कम से कम मासिक आय 10,000 रुपये हो जाए। रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए कम से कम जो है महिलाओं को इस तरह का बेनिफिशियर देना चाहिए। और ये मुफ्त खोरी की चीजें जो बढ़ रही है उससे मुझे लगता है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। दूसरी बात, महिला आरक्षण जो लागू किया गया है उसका लाभ भी मुझे लगता है भाजपा को अभी हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है, क्योंकि यह 29 में लागू होगा जी। इसलिए लेकिन एक कहने को तो हो गया कि जो बिल कम से कम 3 दशक 4 दशक से अटका था वो उस पर बात हुई, आगे बढ़ा है। तो ब्रजेश जी, ये भी हो सकता है, मान के चलें कि एक मास्टर स्ट्रोक, क्या हालांकि ये कयास है हमारे कि बीजेपी 2 उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट के साथ भी मैदान में उतर सकती है। देखिए, क्योंकि जब आधी आबादी को रिझाना है, भविष्य में आपको महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है तो ऐसे बहुत सारे आपको तरीके अपनाना होंगे। और बीजेपी के मामले में हम देखें मनीष जी, तो उप मुख्यमंत्री बना देने भर से कुछ नहीं होगा। हमने देखा है कि लगातार वो महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। जो आप देखिए, चाइल्ड रेशो की बात करें, हम लड़के लड़की के अंतर की बात करें, जो हमारे पिछड़े जिले थे वो किस तरह से आगे आ गए, आप देखिए कि बराबर का वो हो रहा है। और लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ऐसी मतलब दर्जनों योजनाएं हैं शिवराज सरकार की, बीजेपी सरकार की, जिसने महिलाओं को ऊपर लाने का काम किया है। चाहे जन्म स्तर से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में देखते थे, गांव में स्कूलों में बच्चों को जब स्कूल दूसरे गांव में जाना होता था तो छात्राओं को घर पे बिठा दिया जाता था, एक क्लास के बाद वो रोक दी जाती थी। लेकिन साइकिल दिए उनको, वो संसाधन दिए, वो तमाम तरह के बढ़ावा दिया, चाहे छात्रवृत्ति के रूप में, चाहे लाडली बहना के रूप में। तो आप उसका असर दिखा है समाज में। SC/ST के लिए जो हॉस्टल बनवाए, बिल्कुल, तो आप देखिए उसका असर लगातार दिखा है। और आज हम कह रहे हैं कि मृत्यु दर भी कम हो गई है, साक्षरता भी बढ़ गई है और उनका जीवन स्तर में भी सुधार आया है। इसके बाद फिर लाडली बहना योजना लाए, तो निश्चित तौर पर ऐसी योजनाओं से उनका विकास तो हुआ है। लेकिन उप मुख्यमंत्री की जो बात करते हैं वो तो पहले भी बन चुके हैं ना, तो क्या हुआ उससे, कुछ भला हुआ क्या? वो तो नाराजगी दबाने के लिए, नाराजगी दबाने के लिए आप बना देते हो, लेकिन आप उनको उतना सक्षम बनाइए ना कि मुख्यमंत्री क्या बने, वो तो अपना जो उनका जो हक है वो हासिल कर सकें। आप तमाम तरह की छूट दे देते हैं, आप रजिस्ट्री में छूट दे देते हैं, लेकिन उससे उनका भला हो रहा है क्या? जो पुरुष हैं वो उनके नाम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, लेकिन इतना भला हो रहा है कि उनके नाम पर एक संपत्ति भी है, यदि कोई विवाद होता है तो उसका भला हो जाता है। तो आप देखिए कि अब उनको जागरूक करने का काम करने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, उससे आज लड़कियां पहले नंबर पर आती हैं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कहीं नौकरी का क्षेत्र हो, कहीं भी वो पिछड़ी हुई नहीं है, बराबरी से आपके कंधे से कंधा मिला के, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि वो आगे निकल रही हैं। तो ये सरकार की जो प्रयास हैं उन्हीं की वजह से तो ये सफलता मिली है। तो आप, मुझे लगता है जो खिलावन जी भी कह रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए झूठी घोषणा करने की बजाय उनको इस स्तर पे उनका जीवन स्तर और बेहतर करने के लिए ऐसी योजना लाना पड़ेगी, जैसे कि शिवराज जी जो कल्पना करते हैं कि हर महिला 10,000 रुपये कमा सके। हम देखते हैं स्वसहायता समूह के माध्यम से हमने देखा किस तरह से महिलाओं आगे बढ़ी हैं, उनका एक समूह है, उद्योग चला रही हैं वो। तो इस तरह की और भी काम करना पड़ेंगे ताकि जो महिलाएं घर में रहती हैं वो भी अपने परिवार का सहयोग दे सकें और अपना भी जीवन स्तर सुधार सकें, खुद पर भी खर्च कर सकें। तो इसके लिए सरकारों को योजना लानी चाहिए और मुझे लगता है
कि उस दिशा में काम हो भी रहे हैं और बेहतर होंगे तो राजनीति में भी उनकी प्रमुखता बढ़ेगी। जब वो घर छोड़ के बाहर निकलेंगी, व्यवसाय में उतरेंगी, नौकरी में उतरेंगी, तो राजनीति के क्षेत्र में भी उतरने लगी। हम देखते हैं कि नौकरी छोड़कर वो राजनीति के क्षेत्र में आ रही हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। तो ये जागरूकता का ही तो असर है। अब धीरे धीरे वो समय आएगा ही कि उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री भी बनेगी मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में। वो तो हमने देखा ही है, अभी कई हमने देखा मायावती का उदाहरण मध्य प्रदेश में, उमा भारती की बात कर लें या ममता बनर्जी की बात कर लें, लेकिन एक गिने या चुने हैं प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी। ये गिने चुने नाम है ना। जब आपकी बराबर का जब मुकाबला होगा, जिस तरह हमसे कहते हैं एजुकेशन में परीक्षा का दौर आता है, जब बराबर का मुकाबला होता है तो लड़कियां बाजी मार ले जाती हैं। जब उनको आप बराबर में लाके खड़ा कर दोगे आरक्षण के जरिए, तो आप देखिए कि फिर मुकाबला होगा ना। वो उप मुख्यमंत्री देके आप पूरी बिरादरी को संतुष्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप तो सीधे एक वो दावेदार हो जाएंगी ना, जो काबिल होगी वो मुख्यमंत्री बनेगी। तो ये हम 3-4 संख्या गिनते हैं, जिस तरह से हम आईपीएस में गिनते थे कि पहली आईपीएस कौन है, पहली मुख्यमंत्री कौन है, महिला पहली राष्ट्रपति कौन है। ये संख्या आपको गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मुकाबला होगा और जो मुकाबले में बेहतर होगा वो निश्चित तौर पर वो पद पा लेगा। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि सरकार काम कर रही है। फिर ये सोचना पड़ेगा कि पहली कौन थी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे जो पहली थी वो पहली बन के ना रह जाए, ये उम्मीद करेंगे। बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो अब देखते हैं, हम राजनीतिक दल महिलाओं के लिए तमाम सारी घोषणाएं जरूर करते हैं। वो अब जातिगत जनगणना के बाद एक नारा और लग रहा है, या पहले से लगता रहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है तो ये पुरुष प्रधान समाज अपने कदम पीछे खींच लेता है। क्यों नहीं महिलाओं को उनकी अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, कि अगर जब उनकी हिस्सेदारी 50% के आसपास है वोटर्स के रूप में, तो फिर उनको सत्ता में भागीदारी भी उतनी ही मिले। क्यों 33% पर उनको रोका जाए। और जब तक 33% ना आ रहा है तब तक राजनीतिक दल जो ये दावा कर रहे हैं संसद में बड़े बड़े कि हमारे कारणों से बिल आया था, हमारे कारणों से ये हुआ है, हमारे कारण चाइल्ड रेशो अनुपात सुधरा, हमने महिलाओं के लिए किया है, तो वो अपनी जब टिकटों का वितरण करें तो इस बात में भी ध्यान रखें। तब ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों को वाकई आबादी या कहें आधी आबादी की पूरी चिंता है। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।